मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय कंपनी अधिनियम 1956 का है। आज मैं आपको कंपनी अधिनियम के बारे में बताऊंगी, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं को बताऊंगी। कंपनी अधिनियम जो है 1956 के अलावा अभी संशोधित होकर 2013 का कंपनी अधिनियम भी आ चुका है। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। परंतु कंपनी अधिनियम की जब हम बात करते हैं, जब हम चर्चा करते हैं, तो कंपनी अधिनियम 1956 को ही हम पहले समझते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि 2013 में क्या क्या उसमें संशोधन हुआ है, और कंपनी अधिनियम 1956 के बेस से ही सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो दोस्तों, कंपनी अधिनियम की इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती हैं। मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनियां बनी हुई हैं, वो सारी कंपनियां किसके अंतर्गत आती हैं? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अनुसार एक कंपनी का अभिप्राय अर्थ होता है उस कंपनी जिसकी स्थापना तथा पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। देखिए, कंपनी का आशय, कंपनी का अभिप्राय क्या है, किसे हम कंपनी कहते हैं? तो ऐसा एक संगठन जिसने कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसकी स्थापना की हो और वहाँ उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो वो कहलाती है कंपनी। ये विधान द्वारा निर्मित ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी जो है उसको कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आता है आईएमपी क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्या कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है? तो हाँ, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि ये विधि द्वारा निर्मित होती है और इसका अपना एक अस्तित्व होता है। कंपनी जो होती है उसका जीवन शाश्वत जीवन होता है, उसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। मतलब कि कंपनी का अंत जो है वो कभी नहीं होता है। कंपनी जो है उसके जो लोग हैं, अंशधारी हैं, वो बदलते रहते हैं, उनके सीटें बदलती रहती हैं, लेकिन कंपनी वहीं की वहीं रहती है। कंपनी का अपनी एक पूंजी होती है। एक आम व्यक्ति में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें एक कंपनी में होती हैं, इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। कंपनी के सदस्यों जिनके पास एक या उससे अधिक अंश हो, कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं। अंश यानी कि शेयर। कई बार हम ये सुनते हैं कि फला व्यक्ति के पास इस कंपनी का इतना शेयर है, तो वो शेयर होल्डर हो जाता है, मतलब कि वो अंशधारी हो जाता है और कंपनी के लाभ में उसको भी बराबर हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस होगा तो वो लॉस में भी बराबर का भागीदार होगा। कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी का अर्थ क्या है? क्या होती है कंपनी? देखिए, कंपनी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, कम और पेनिस। कंपनीज। कंपेनिस का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है साथ साथ, और पेनिस का मतलब होता है रोटी। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो साथ साथ भोजन के लिए इकट्ठा होते थे, उसी का रूप है कंपनी। एक साथ बैठकर जब भोजन किया जाता था तो वो कहलाती थी कंपनी। तो जैसे एक आम भाषा में हम कहते हैं कि फला व्यक्ति के साथ कंपनी अच्छी है या फला की कंपनी अच्छी है, मतलब 4 या 5 लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर कोई कार्य करते हैं, तो अपने आप में वो एक कंपनी हो जाती है कि इसकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, उसकी कंपनी हमें खराब लगती है। तो यहाँ भी वही है कि साथ साथ में जब लोग बैठकर खाना खाते थे, भोजन करते थे, तो वो जो समूह था वो समूह कंपनी कहलाता था। लेकिन जब ये समूह जो है वो किसी ऐसे कार्य को करने लगा, इसलिए समूह बनाया गया कि वो कोई कार्य करें, और कार्य किस लिए करें? अपनी रोज़ी कमाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और सब लोग मिलकर उसके अंदर पूंजी भी लगाएंगे, तो वो जो है कंपनी की शक्ल हो गई। इसी का साधारण अर्थ में
कंपनी से आशय व्यक्तियों के ऐसे ऐच्छिक संघ या समूह से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो कंपनी क्या है? एक ऐसे लोगों का ऐच्छिक संघ या समूह है, मतलब वो जो अपनी इच्छा से बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं? वो एक सामान्य उद्देश्य, मतलब अगर 10 लोग मिलकर एक समूह बना रहे हैं तो उनका उद्देश्य जो है वो एक ही होना चाहिए सबका। व्यापक अर्थ में संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई संस्थाएं हैं। अगर हम वैसे देखें तो कंपनी हम उसे कहते हैं जो कि लोग इसलिए बनाते हैं कि उनको उससे कोई लाभ प्राप्त होगा। जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय है, मतलब जिसकी पूंजी का हस्तांतरण भी किया जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है। उसके अंशों उनको अंशों में, मतलब कि शेयर में भी विभाजित किया जाता है। इसके सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है और इसका अस्तित्व जो है वो वैधानिक एवं स्थायी होता है, क्योंकि ये लीगल बनी हुई होती है, विधिक प्रावधान के अंतर्गत बनी होती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो यही कारण है कि ये स्थायी होती है और लीगल होती है। इसका व्यवसाय एक सार्वभौम मुद्रा के अधीन होता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी और कंपनी के किसी भी व्यक्ति के ऊपर वाद चला सकता है। जैसे कि एक आम व्यक्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति वाद चला सकता है, वैसे ही कंपनी के ऊपर भी वाद चलाया जा सकता है। अब हम कंपनी की परिभाषाओं की बात करते हैं। बहुत से विधिशास्त्री रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से कंपनी की परिभाषा दी है। परिभाषाओं के लिए मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, फिर आपसे कहती हूँ कि कंपनी के आवश्यक तत्व को अगर आपको समझना है तो इसकी जो डेफिनेशन है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो 4-5 डेफिनेशन डाली है आप उन्हीं डेफिनेशन को याद करें। याद करने का हमेशा तरीका वही होता है कि जो बात, जो चीज़ जहाँ से आपको जैसे भी समझ में आए, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। जिस भी बुक में से, जिस भी चैनल से, जिस भी वीडियो से आपको अगर समझ में आता है तो वही आपके लिए सही है, क्योंकि आपकी समझ और लोगों की समझ, सब लोगों की सोच में, समझ में अंतर होता है, समझाने के तरीके में अंतर होता है। तो डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को पढ़ें, जो आपको अच्छी लगे, आसान लगे, आप उनको पढ़िएगा। डेफिनेशन को हमेशा 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़िएगा, ताकि आपको कंपनी के या किसी भी सब्जेक्ट के आवश्यक तत्व निकल के सामने आ जाए। अब हम बात करते, पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यायाधीश जेम्स के अनुसार एक कंपनी अनेक व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। देखिए, न्यायाधीश जेम्स क्या कहते हैं कि कंपनी जो है वो अनेक व्यक्तियों का एक समूह है जो किस लिए बनाया जाता है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए। और वो उद्देश्य क्या होता है? लाभ को कमाना। प्रोफेसर एल.एच. के अनुसार संयुक्त कंपनी पूंजी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है एवं इसके स्वामित्व के लिए सदस्यता की आवश्यकता होती है। अब ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले आपको समझा चुकी हूँ। ये डेफिनेशन जो होती है, अगर आपने उसको अच्छे से समझ ली तो फिर आपको ज़्यादा कि उस टॉपिक को समझने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार। जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 है उसके अनुसार कंपनी की परिभाषा। कंपनी का अर्थ इस अधिनियम के अधीन निर्मित तथा पंजीकृत कंपनी से है या विद्यमान कंपनी से जिसका पंजीयन भारतीय कंपनी अधिनियम 1882, 1886, 1913 के अधीन हुआ हो। इसके पहले जो भी हमारे कंपनी अधिनियम बने थे और जो 1956 का हमारा कंपनी अधिनियम है और अभी वर्तमान में जो 2013 का हमारा कंपनी अधिनियम है, अगर उसके अंतर्गत किसी कंपनी का निर्माण हुआ हो तो वो कंपनी कहलाती है। चौथी हमारी परिभाषा है कंपनी अधिनियम 2013 धारा 2(20) के अनुसार कंपनी से इस अधिनियम के अधीन या पूर्ण कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी से अभिप्रेत है। ये भी वही कह रहा है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेड कंपनी होगी
वही कंपनी कहलाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।